Dear students, welcome to school.com English classes. We are going to study Journey to the End of the Earth and this is the last lecture of this chapter. हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी की हिस्ट्री है वो क्या रही है, किस तरीके से आज हम जिस जगह पर रह रहे हैं इन इंडिया वो पहले कैसा था, हिमालयाज़ कैसे फॉर्म हुए, ये जो सारे चेंजेस आए हैं, पहले जिस तरीके से एक फेज़ ऑफ लाइफ सरवाइव किया करता था कैसे ख़त्म हुआ और हमारा यहाँ पर आना किस तरीके से हुआ। तो इंसान जो है केवल और केवल कितना टाइम हुआ है यहाँ पर आए हुए, 12,000 साल है ना। और उसमें इसने इतना आतंक मचा रखा है कि चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति में पाई जाती थी बर्बाद करके छोड़ी हैं। एकदम आतंकवादी का रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर आकर। जिस तरीके का नेचर था उस तरीके का हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रखा है। अब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों का जो परिणाम है कहीं ना कहीं हमें कोरोना के रूप में भुगतना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं वो हम केवल अगर पढ़े लिखे लोग हैं, वाकई में पढ़े लिखे लोग हैं, केवल नाम से नहीं, तो फिर ज़रूर समझ सकते हैं। अदरवाइज़ तो हम ये कहेंगे अरे अंटार्कटिका कहाँ रहा और हम कहाँ रहे, इतनी दूर पिघल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर। लेकिन फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली 100% फ़र्क पड़ता है। हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे अपकमिंग जनरेशन्स जो हैं उनके ऊपर पड़ता है, सबके ऊपर पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को हमें समझना था, थोड़ा बहुत समझा हमने और भी हमें इस पे काम करना है। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम छोड़ देंगे। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो बीइंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व, टू मेंटेन, टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, जो नेचुरल गाइडलाइंस है ऑफ आवर कंट्रीज लॉ। इन सारी जो गाइडलाइंस हैं उन सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना है। तो एनवायरनमेंट की गाइडलाइन क्या है? एनवायरनमेंट गाइडलाइन हमें पहले क्या किया करता है, उसका परिणाम भुगतने के लिए देता है, उसके बाद वो गाइडलाइंस ऑटोमेटिकली बन जाया करती हैं। तो ये एक कोरोना जो है शायद उसी की गाइडलाइन के तौर पर हमें सिखाना चाह रहा है कि भाई हम जो जानवर हैं उनका जो कनेक्शन है ह्यूमन बीइंग से वो थोड़ा सा दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके की अगर चीज़ों को आप करते रहोगे, नहीं मानोगे, तो परिणाम बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। और इसी तरीके की बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमने बताया था फाइटोप्लैंक्टन के बारे में, कितनी छोटी सी चीज़ है और वो वहाँ के पूरा का पूरा जो एक फूड चेन है उसे किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो ये आपने वहाँ पे देखा, ये वहाँ पे इफ़ेक्ट किया करता है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हर जगह पे देखने को मिला करता है। तो आगे हम आपको बताएंगे वॉक ऑन द ओशियन। तो ये क्या है वॉक ऑन द ओशियन? तो माय अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। तो जो मेरा अंटार्कटिक एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। इसी तरीके से प्रभु प्रकाश से मतलब क्या है, एक अद्भुत प्रकाश से, मतलब ज्ञान से भर गए थे, ये ओतप्रोत हो गए थे, ऐसा हो गया था। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। तो ये आप मैप लेकर एक बार फिर से फाइंड आउट कर सकते हो। 65.55 डिग्रीज ग्लोब पर आप देख सकते हैं, है ना। तो शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल, तो यहाँ पे ये पहुँच गए थे साउथ में। द शोकाल्स्की हैड मैनेज टू wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. अब क्या था कि ये जो शोकाल्स्की था इनका, द शोकाल्स्की हैड मैनेज टू wedge, वो चलता रहा और अपने आप को उसने कहाँ पे अटका लिया जाकर, थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस। तो काफ़ी दूर तक फैली हुई जो बर्फ़ थी, जमी हुई बर्फ़ थी, वहाँ पर पहुंचकर ये जो शोकाल्स्की इनका जहाज़ था वो अटक गया बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड। तो पेनिनसुला बच्चों क्या हुआ करता है, जो हमारा भारत है ना इस तरीके का है। तो जो रीजन हुआ करता है यहाँ पर ये सब तरफ जो वाटर है ना, तो ये जो वाटर तीनों तरफ से घेरे हुए कोई एक भूभाग या कोई भी जगह जिसको तीन तरफ से पानी घेरा हो, पेनिनसुलर रीजन, वहाँ पर, और एक कोई टैडपोल आइलैंड होगा, उसके बीचों बीच जाकर इनका क्या था, जहाज अटक गया। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। अब ये जो था हमें आगे जाने से रोक रहा था, आगे हम नहीं जा सकते थे। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। और अब क्या था, कैप्टन ने सोचा आगे तो अब हम लोग जा नहीं सकते हैं, हम तो यहीं से हम लोग दोबारा से नॉर्थ की तरफ को मुड़ेंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन ऐसा करने से पहले हम लोगों ने क्या किया,
वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक हमने एक आपको चीज़ बताई थी, उसमें जो तख्ता जैसा लगा था, हमने कहा जहाज़ से उतरने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द गैंग प्लैंक। तो अब आप शायद अच्छी तरीके से वो हमारी पिक्चर वाली वीडियो देखे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। तो गैंग प्लैंक से नीचे उतरने के लिए कहा, है ना, क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। ये था वॉक ऑन द ओशियन। क्या शानदार नज़ारा होगा पानी के ऊपर अगर आप चल रहे हो, है ना, कितना अच्छा महसूस होता होगा। शायद अभी तक शायद मैंने तो नहीं किया है, अगर आप में से किसी ने किया हो तो दैट वाज द वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। किसके ऊपर? वॉक ऑन द ओशियन। सो देयर वर ऑल 52 ऑफ अस किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स। तो हम लोग जितने भी थे वहाँ पर 52 आउट ऑफ 52 सभी ने गोरटेक्स और ग्लेयर्स को पहन लिया। तो एक और पिक्चर आपने देखा होगा वहाँ पर जो चश्मा लगाए हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो इस तरीके की जो ड्रेसेस हुआ करती हैं उसे हम गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स कहा करते हैं ना। चश्मा लगा लिया, ऊपर से पूरी तरीके से अपने आप को कवर्ड कर लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है, -10 टेम्परेचर हुआ करता है। अगर आप वहाँ पर जो हीटर वगैरह के अंदर उसमें जहाज में चल रहा था वहाँ पे रहना तो चलो नॉर्मल था, वहाँ पे थोड़ा बहुत आसानी से रह पा रहे थे ये लोग, लेकिन बाहर निकलना था, अब इन्हें बर्फ़ के ऊपर चलना था, वहाँ घूमना था, जमा हुआ सागर है उसके ऊपर चलना था। तो सोच सकते हैं आप, समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा सर्दी होगी। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए सारे चीज़ें, नहीं तो गलन पैदा हो जाती है बॉडी में अगर ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर वो प्रिपेयर होकर अब बाहर नहीं आते हो, इसलिए उन्हें ये सारा कुछ पहन के गोरटेक्स और ग्लेव्स पहन के बाहर आना था। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइट, पूर्ण रूप से सफ़ेद, है ना, वाइटनेस पर इन्हें चलना था। दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। और ये जो वाइटनेस थी इन्हें जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक केवल और केवल क्या नज़र आ रहा था? यही वाइटनेस स्प्रेड आउट फॉर एवर। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक। तो जमी हुई जो आइस थी वो लगभग कितनी नीचे होगी हमारे? 1 फीट तक लगभग इतनी मोटी चादर थी। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स, और उसके नीचे 180 मीटर्स तक ऑफ लिविंग ब्रीदिंग। और वहाँ पर क्या था? जीव थे बहुत सारे। सॉल्ट वाटर, उस सॉल्ट वाटर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लिविंग थी, है ना, जीवित थी। अब ये सब कुछ कैसे कि जब ऊपर से बर्फ़ की चादर जम जाया करती है तो नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा उसका नहीं मतलब घटता है। वो ऐसा नहीं है कि उसमें जो भी जीव पाए जाते हैं वो ठंड से वो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऊपर की जो परत जमने के बाद उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं घटा करता है। ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था नीचे, नमकीन पानी। एंड द फेरी क्रेविएटर सील्स वर स्ट्रेचिंग। तो वहीं पे किनारे पर, फेरी का मतलब होता है कहीं पर एक सीमा पर किनारे पर, क्रेविएटर सील्स जो थी वो स्ट्रेचिंग, वो अपने क्या थी? स्ट्रेच कर रही थी। एंड शनिंग देमसेल्स ऑन आइस फ्लोज। तो बर्फ़ के जो टुकड़े थे, बर्फ़ की चादर के टुकड़े, उसके ऊपर आराम से सूरज की रोशनी में लेटी हुई थी। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ वैनियन ट्री। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा जो गली में आवारा कुत्ते हुआ करते हैं ना, वो बरगद के पेड़ के नीचे जाकर आराम से लेटे रहते हैं सर्दियों में, और स्ट्रेच वगैरह किया करते हैं जब वो उठ के चला करते हैं, कान फड़फड़ाते हैं। उसी तरीके से वो जो है वहाँ पर क्या लेटा हुआ था? सील्स, क्रेविएटर सील्स। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवल्सन। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोई एक सनसनीखेज खुलासा नहीं हुआ कि मैंने तुलना कर दी सील्स की किससे? कुत्तों से। यहाँ पर एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना, सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड तो है। हमने आपको बता रखा है कौन सी चीज़ किस तरीके से कनेक्टेड है, एक बार फिर बताएंगे हम आपको। 9 टाइम जोन्स, ये कितनी दूर की बात कर रहे हैं हम? कहाँ? अंटार्कटिका, जहाँ पर ये सील्स लेटी हुई हैं। और हम बात कर देते हैं तुरंत ही अपने इंडिया की, है ना, जहाँ पर हम डॉग्स वगैरह को ये वैनियन ट्री के नीचे लेटे हुए देखा करते हैं। तो ये इतनी दूरी है, 9 टाइम जोन्स पार करने पड़ते हैं, 6 चेक पॉइंट्स करने पड़ते हैं, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर को पार करना पड़ता है, एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर। तो ये हमने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, शायद फर्स्ट या सेकंड, जिसमें भी आप फाइंड आउट कर लेना कि ये क्या हुआ करता है। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन अ प्लानिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो होता है हमारा ब्यूटी ऑफ बैलेंस,
कितना अच्छे तरीके से प्रकृति ने एक संतुलन बनाए रखा है ना। किसके बीच में? सुंदरता इसी वजह से है कि प्रकृति ने संतुलन बनाए रखा हुआ है। किस तरीके से संतुलन? सपोज़ अगर किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाती है तो कितना अजीब लगेगा। सपोज़ अगर किसी का एक दांत बड़ा हो जाता है, किसी का अगर सपोज़ एक आँख छोटी हो एक आँख बड़ी हो, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, है ना। और दूसरी तरीके से कहीं पर अगर आप जाते हो, जैसे कि आप सिक्किम गए तो वहाँ पे आपने देखा, अगर आप मेघालय गए वहाँ पे आपने देखा चेरापूंजी, मनाली, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जगह जगह जाकर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सुंदरता देखने के लिए हम लोग जाया करते हैं, प्रकृति की सुंदरता, है ना। तो कितने अच्छी तरीके से प्रकृति ने अपने आप को डाला है जहाँ देखकर हमें हमेशा ही आनंद की अनुभूति हुआ करती है। तो ये ब्यूटी ऑफ बैलेंस है। जितनी चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए प्रकृति ने उतना ही बनाया है, वो तो हम इंसान हैं जिसको बिगाड़ रहे हैं, पूरी तरीके से ख़त्म करते चले जा रहे हैं। और इसके ख़त्म होने के कारण कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जो अगलीनेस है उसका सामना करना पड़ जाता है। वैसे प्रकृति जो है उसने सिर्फ उसी लिमिट में सारी चीज़ों को रखा हुआ है जिस लिमिट में हम लोगों को उसकी आवश्यकता हुआ करती है ना। अब हम खाना खाया करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत केमिकल्स होते हैं, ये आपको भी पता है हमको भी पता है। लेकिन अगर हमें सब चीज़ खाने के बाद में ऐसा एहसास होता है कि जो नेचुरल थिंग्स हुआ करती है ना, पहले लोग रहा करते थे, है ना, पहले के जो लोग रहा करते थे उनका जीवन बहुत अच्छा था, प्योर खाया करते थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जब वो नेचर के सानिध्य में थे, नेचर के कनेक्शन में थे, तो वो ज़्यादा अच्छे थे। इससे ऑब्वियस हमें ये पता चलता है ना कि नेचर जो है वो हमें प्योरिटी दिया करता है, क्योंकि उसने ब्यूटी ऑफ बैलेंस बना रखा है। उतनी ही सारी चीज़ें जितनी कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यकता है, जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उन सारी चीज़ों को नेचर ऑटोमेटिकली हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ज़्यादा चाहिए, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो हमारी भूख है, इंसान की भूख है, वो पेट की भूख नहीं है, मन की भूख है। और मन की भूख तो जीवन में कभी मिटने वाली है नहीं। तो वो मन की भूख को मिटाने के लिए वो सारे काम किया करता है जो कि असंभव है। तो इसी तरीके से वो करता रहता है और सारी प्रकृति जो है उसे नष्ट करते हुए चला जा रहा है धीरे धीरे। हमें क्या करके रखना है? ब्यूटी ऑफ बैलेंस को बना के रखना है। अगर ब्यूटी ऑफ बैलेंस को बना के रखेंगे तो जो हम सब्जियों में केमिकल्स खाया करते हैं, अनाज में हम केमिकल्स डाला करते हैं, फर्टिलाइज़र्स, तो वो सारे कुछ जो है एट लास्ट हमारी बॉडी के अंदर ही पहुंचा करते हैं। और वो बॉडी के अंदर जब पहुंच जाया करते हैं तो हमारी एज को कम कर देते हैं और बहुत सारी बीमारियों को भी साथ लेकर आया करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग यही फील किया करते हैं कि कहीं ना कहीं जो पहले की खेती होती थी ना, जो उर्वरक पहले, तो वो सारी चीज़ें जो थी ज़्यादा अच्छी थी। अब उस चीज़ पे दोबारा से ध्यान दिया जा रहा है, जैविक खेती की तरफ हम दोबारा बढ़ रहे हैं। जिस चीज़ को हम छोड़ के चले आए, वैदिक जो परंपरा है उसके हिसाब से अब खेती करने की एक नई टेक्नोलॉजी खोजी जा रही है। तो सपोज़ कहीं ना कहीं हम फिर से लौट कर वहीं पहुँचते हैं जहाँ से हम आया करते हैं। बहुत प्रोग्रेस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर हम लोगों ने ब्यूटी ऑफ बैलेंस, है ना, बैलेंस ऑफ ब्यूटी अगर बिगाड़ा, तो ये जो कहीं ना कहीं परिणाम है इसके, वो हम लोगों को ही भुगतने पड़ जाएंगे। आपने एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत का, जिन्होंने सुसाइड वगैरह कर लिया, है ना। तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल पर्सन थे, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से पैसा कमाया उन्होंने, सब कुछ किया, अच्छी ख्याति प्राप्त की इस जगत में, पूरे संसार में। एट लास्ट जीवन में असफल रहे, है ना, किसी भी तरीके से कह सकते हैं हम कि असफल रहे। ऐसे व्यक्ति जो कि जीवन पूरा ना जी पाए, असफल ही माने जाते हैं। दिस द वर्स्ट थिंग एवर। ऐसा नहीं था कि वो और कुछ नहीं कर सकते थे, जितना एक आम इंसान सोचता है उससे 1000 गुना उन्होंने कर रखा था, है ना, फिर भी उन्होंने लाइफ को सही तरीके से नहीं जी पाया। ये हमारी कहलाती है ब्यूटी ऑफ बैलेंस, है ना। तो इसको अगर हम मैनेज करके रखेंगे तो लाइफ अच्छी तरीके से चलती रहेगी। वहीं अगर आप देखें तो आदिवासी, जिनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता है ना, जो जंगल में रहा करते हैं और जानवरों को रोज़ मारते हैं, खाते हैं, और या फिर प्रकृति में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसका उपयोग किया करते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, ना के बराबर पढ़े लिखे हुआ करते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज़ जानकर आपको शायद आश्चर्य हो कि उनके यहाँ पर जो सुसाइड रेट है वो 0 हुआ करता है। तो पता नहीं कौन सी लाइफ अच्छी है, जिसे हम जी रहे हैं वो अच्छी है, या फिर वो जी रहे हैं वो अच्छी है।
कहीं ना कहीं जब हम बहुत कुछ सीख लिया करते हैं, बहुत कुछ जी लिया करते हैं, आफ्टर दैट हमें फिर से एक ही चीज़ का एहसास हुआ करता है कि वो जो पहले लोग रहा करते थे ना, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, प्योर चीज़ें खाया करते थे, गाय भैंस रखते थे, उसका दूध, दही, मट्ठा, घी, ये सारी चीज़ें उन्हें प्योर मिला करती थी। और जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन, इनमें क्या है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि ना चाहते हुए भी हमारे फूड में मिल जाया करती हैं। जो बर्तन है वो भी कहीं ना कहीं हमारे फूड को ख़राब किया करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा पॉइजनस बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाया करती हैं। तो ये क्या है, एक चीज़ जो है, एक गलत काम किया हमने, सपोज़ प्रकृति को किसी भी तरीके से क्या किया, नुकसान पहुंचाया है, और फिर उसका परिणाम हमें क्या होता है, बहुत तरीके से भुगतना पड़ जाता है, कई तरीके से भुगतना पड़ता है, और बीमारियां साथ में आया करती हैं, बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, हम बिगाड़ते हैं ब्यूटी ऑफ बैलेंस। वो प्रकृति जो है वो तो बना के रखा करती है, कोशिश करती है जितना भी हो सके मैनेज करने की। तो शायद आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानेट। तो मुझे आज भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि प्रकृति ने अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से एक संतुलन में रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी में बहुत ज़्यादा सुंदरता बनी है। जहाँ जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफियरेंस नहीं हुआ है, वहाँ वहाँ आज भी बहुत ज़्यादा सुंदर जगह पाई जाती हैं। हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस। अब अगर आप कल्पना करके देखो एक बार कि अगर अंटार्कटिका जो है वो एक वार्म प्लेस बन जाए, गर्म स्थान बन जाए, क्या होगा। दैट इट वंस यूज टू बी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कभी ये हुआ करता था। विल वी अराउंड टू सी इट, क्या अगर ऐसा हो गया तो फिर हम लोग इसे देखने के लिए बचेंगे। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमस एंड ओली रेनोस, या फिर हम भी जिस तरीके से कि वो मैमस जो विशालकाय जानवर हुआ करते, जीव हुआ करते थे, डायनासोर्स हुए होंगे, वोली रेनोस हुए होंगे, वो सारे चले गए, कहीं उसी तरीके से हम भी तो नहीं चले जाएंगे। अगर सपोज़ जिस तरीके से पहले अंटार्कटिका एक वार्म प्लेस हुआ करता था, दोबारा से अगर वैसा ही हो जाए तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे इस पृथ्वी पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस तरीके से? बिकॉज ये ब्यूटी ऑफ बैलेंस है, अगर इसे हमने बिगाड़ा तो किसी भी तरीके से हम इस पृथ्वी पे सरवाइव करने वाले नहीं हैं। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ के ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। उन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से क्या होगा, जो हमारी समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने लगेगी, समुद्र तल ऊपर, समुद्र का जो पानी है ऊपर उठने लगेगा, और जो आसपास जितने भी शहर हैं वो सारे के सारे उस जलमग्न हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर वहाँ पे गर्म प्लेस हुआ, अगर अंटार्कटिका गर्म हुआ तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम लोगों को बहुत सारी स्किन डिजीज़ होने लगेंगी, तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस का जन्म हो जाएगा, और जो ह्यूमन रेस है वो हो सकता है एक तरीके से पूरे की पूरी ही खत्म हो जाए। हुइज टू से, कोई नहीं कह सकता, है ना। हमने जैसे कि आपको सेंटिनल आइलैंड के बारे में बताया, तो वो शायद उस वजह से अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे हों। वो शायद कहीं ना कहीं बहुत बुरा जीवन है अब भी अगर हम देखें तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीवन अच्छा है। हम उस तरीके से तो नहीं रह सकते, लेकिन हम लोगों को अगर करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ ऐसा जिससे कि हमारा विकास हो, प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। असंभव जैसा लगता है, बहुत मुश्किल है कि अगर आप रोड बनाओ और पेड़ों को ना काटना पड़े। हाँ, लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि हम पूरी सावधानी के साथ पेड़ों को काटकर तुरंत ही बहुत सारे पेड़ों को लगाएं, उनकी केयर करें। तो पॉसिबल है, काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि कुछ चीज़ों को विकास के साथ भी रखा जा सकता है। तो इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी समझे। हुज टू से कि अगर हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे जब अंटार्कटिका गर्म प्लेस बन जाएगा। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। लेकिन जब मैंने, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks, जब मैंने 2 सप्ताह बिताए वहाँ पर, कहाँ पर, अंटार्कटिका पर, किसके साथ, बंच ऑफ टीनेजर्स, है ना,
कुछ टीनेजर्स के साथ हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, जिनका अभी भी आदर्शवादी हैं, वो आदर्श बना हुआ है, टू सेव द वर्ल्ड, क्या किसके आदर्शवादी हैं वो, कि वो क्या चाहते हैं, इस संसार को बचाया जाना चाहिए। ऑल आई कैन से इज़ दैट, अब मैं जो कुछ भी है वो आपको बता सकता हूँ। अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन ईयर में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत बड़ा टाइम है। बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, तो फिर बताइए 1 मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, तो क्या एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क पड़ता है? बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक दिन में क्या कोई फ़र्क पड़ जाए क्या? छोटी छोटी चीज़ें क्या बड़ी चीज़ों को किसी भी तरीके से अफेक्ट करती हैं? अगर करती हैं तो किस तरीके से, है ना? एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये आपको समझना है। इट इज़ रिटेन बाई तिशानी दोषी, वॉट अ लवली चैप्टर। शायद आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज जो कि आपके जीवन को जीने के लिए आवश्यक है पता चली होगी, मिली होगी, और इसके क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद ही करने हैं और डेफिनेटली करने हैं। अगर आप खुद करोगे तो आप खुद सीखोगे, नहीं तो इधर उधर से कॉपी करते रहोगे तो आप जैसे हो वैसे बने रहोगे। अगर आप अपने आप में बदलाव लाना चाहते हो तो आपको खुद शुरुआत करनी पड़ेगी। रीडिंग विद इंसाइट, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या करना है आपको। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज़ द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। तो हमने आपको बता रखा है कि जो अंटार्कटिका की स्टडी है उसको हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है, इसने किस तरीके से वर्ल्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को अपने अंदर छिपा के रखा हुआ है, वो आपको चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ के फाइंड आउट करना है। What are Geoff Green's reasons for including high school students in the students on ice expedition? तो जॉफ ग्रीन छोटे बच्चों को ही क्यों ले जाना चाहते हैं अंटार्कटिका की विज़िट कराने के लिए, जबकि वो बहुत अच्छे बड़े बड़े लोगों को ले जा रहे थे, सेलिब्रिटीज़ को ले जा रहे थे। तो वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ को ना ले जाकर उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी जिसमें छोटे हाई स्कूल के बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये इसके पीछे जॉफ ग्रीन का क्या तर्क है वो आप बता दीजिए, हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है ना। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट। तो अंटार्कटिक एनवायरनमेंट में वो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह के बारे में डिस्कस करना है, तो किस तरीके से ये जो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो सारा कुछ आपको डिस्क्राइब करना है अच्छे से। वाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला थोड़ा बहुत सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो इसको भी आपको लिखना है, वाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आपको इस पृथ्वी का वर्तमान, भूत और भविष्य को समझना है तो आपको कहाँ जाना चाहिएगा, अंटार्कटिका पर। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।